हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि हम एक नया चैप्टर अब शुरू करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रॉफिट लॉस यानी लाभ और हानि। तो आज बेसिकली हम ये चार बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन इस क्लास के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना होगा क्योंकि नया चैप्टर शुरू हुआ है। तो नए चैप्टर में कुछ नए टर्म्स आते हैं, तो पहले हम उनको समझेंगे। और आप लोगों को ये बात बताई गई है कि केवल चैप्टर बदला है, कॉन्सेप्ट नहीं बदले हैं। तो कॉन्सेप्ट हमारे वही पुराने रहने वाले हैं, लेकिन जैसा कि एक नया चैप्टर शुरू हुआ है तो कुछ ना कुछ नए टर्म्स चैप्टर के साथ जुड़ जाते हैं। और देखिए, पहली जो क्लास मैं बनाता हूँ ये बहुत बेसिक क्लास बनाता हूँ और उन लोगों के लिए बनाता हूँ जिनको मैथ में कम नॉलेज है या उनको मैथ की जानकारी नहीं है। तो जब वो इस पहली क्लास को देखेंगे तो उनको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अभी जैसे मैंने टर्म्स की बात करी, तो जो मैं टर्म्स समझाऊंगा जब वो उनको समझ लेंगे तो उनको बेसिक चीज़ें समझ में आएंगी और फिर वो एटलीस्ट इस क्लास के क्वेश्चन को बड़े आराम से कर पाएंगे, ताकि जब आगे मैं दूसरी क्लास बनाऊं तो उनको बेसिक बातों की जानकारी रहे। तो देखिए, होना क्या है कि बेसिकली इस क्लास में जो यानी इस चैप्टर के अंदर जो टर्म्स इस्तेमाल होने वाले हैं वो कुल 5 टर्म्स हैं जो बेसिक बेसिक से टर्म्स हैं। नंबर 1 क्रय मूल्य, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। नंबर 2 विक्रय मूल्य, इंग्लिश में आप इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। थर्ड आएगा लाभ यानी प्रॉफिट। फोर्थ हानि यानी कि लॉस। और फिफ्थ और लास्ट टर्म आता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये 5 टर्म है जो इस चैप्टर के अंदर आते हैं। तो एक एक को टर्म्स को समझते हैं और सबसे पहले बात करते हैं क्रय मूल्य की। तो मैंने क्या बताया, क्रय मूल्य को आप क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य को आप इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है भैया, आप मार्केट जाते हैं, ठीक है, मार्केट आप गए, आपने कोई भी चीज़ परचेज करी। फॉर एग्जाम्पल आपने मार्कर कहीं मार्केट से किसी स्टेशनरी की दुकान से लिया। तो जब आप इस मार्कर को खरीद रहे हैं, तो मैंने क्या वर्ड बोला, खरीद रहे हैं। तो जब आप इसको खरीदते हैं तो आप कुछ ना कुछ पेमेंट करेंगे। तो जो आपने पेमेंट करी है वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कहलाता है। तो आप इसको सिंपल वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं कि एक ऐसा मूल्य जिस पर वस्तु को खरीदा गया है वो आपका क्या होता है, वो आपका क्रय मूल्य होता है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब बात करते हैं कि विक्रय मूल्य क्या है। तो विक्रय मूल्य का मतलब क्या होगा, भाई आप इस मार्कर को खरीद के ले आए और आपके मन में क्या सोचा कि मैं इस पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ। तो प्रॉफिट कमाने के लिए आप क्या करेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको उसको बेचने में लॉस हो जाए। तो फाइनली क्या करना है कि आपको इस मार्कर को आगे बढ़ाना है, यानी अपने पास से किसी दूसरे को बेचना है। तो बेचने वाली कंडीशन क्या कहलाती है, बेचने वाली कंडीशन कहलाती है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। यानी जब आपने वस्तु को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया, तो बेचना मतलब क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। तो पहला मैंने क्या बताया, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, जिसमें आपने वस्तु को खरीदा। दूसरा मैंने क्या बताया, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, जिसमें आपने वस्तु को बेचा। अब आगे कौन सा टर्म आता है, तो अगला टर्म आता है लाभ यानी प्रॉफिट। अब आप एक बात समझिए कि आपको प्रॉफिट कब हो सकता है। भाई आप मान के चलिए आपने मार्कर बाजार से 10 रुपये का खरीदा, तो आपको इस पर प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट तब होगा जब आप इसको 10 रुपये से ज़्यादा में बेच देंगे। ज़्यादा में बेचना, बेचना मतलब विक्रय मूल्य। तो प्रॉफिट आपको कब होने वाला है, प्रॉफिट आपको तब होगा जब आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा, यानी आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा। भाई आप 10 रुपये का लेके आए, आपने 15 रुपये का बेच दिया, तभी तो आपको लाभ हुआ। तो आप लाभ कैसे कैलकुलेट करोगे कि कितना लाभ हुआ, तो आप सिंपल है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर दीजिए। भाई 10 का लाए थे, 15 का बेच दिया, तो 15 में से अगर मैं 10 को माइनस करता हूँ तो कितना बचता है, 5 बचता है। ठीक है, इसका मतलब 5 रुपये का आपको क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं कि हानि कब हो सकती है। तो यही 10 रुपये का मार्कर अगर आप किसी को 8 रुपये में बेच देंगे, इसका मतलब कि अगर आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो गया, आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो गया, तो उस केस में आपको क्या हो जाएगा, उस केस में आपको हानि हो जाएगी। भैया आप 10 का लाए, 8 का बेच दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको 2 रुपये का लॉस हुआ। तो ये बेसिक से 4 टर्म हो गए, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। अब एक अलग से एक टर्म्स इसके अंदर आता है, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, कुछ हमारे एक्स्ट्रा खर्चे हो जाते हैं। अब एक्स्ट्रा खर्चे कैसे होंगे, मान के चलिए कि आप एक दुकानदार हैं, ठीक है, और आप फ्रिज बेचते हैं। ठीक है, ये आपकी एक दुकान है जहाँ पर आप फ्रिज बेचते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप कहीं ना कहीं से उस फ्रिज को लेकर आते हैं, तभी तो आप आगे सेल करते हैं। तो आपने क्या किया कि आप कुछ फ्रिज का स्टॉक कहीं से उठा के लाए, यानी जहाँ से आप खरीदते होंगे वहाँ से आप लेकर आए।
और मान के चलिए कि आप 2 या 3 फ्रिज लेकर आए और आपको कुल वहाँ पर 50,000 रुपये की पेमेंट करनी पड़ गई। तो आपने 50,000 रुपये पेमेंट किया और आपने उन 2 से 3 फ्रिज को वहाँ से खरीद लिया, ठीक है। लेकिन अब आपको ये क्या करना है, अभी आपको आगे बेचने हैं। तो आपने डायरेक्ट लाके नहीं बेचा भाई, जहाँ से खरीदा है वहीं थोड़ी बेच देंगे, वहाँ से आप अपनी दुकान पर लेकर आएंगे। तो जो आप 50,000 रुपये की कीमत पर वो फ्रिज खरीद कर लाए हैं, उसको अपनी दुकान तक लाने में यानी बेचने से पहले आपको कुछ और भी खर्चे करने पड़ जाते हैं। कैसे भाई, सर पे रख के तो लाओगे नहीं, कैसे लाओगे, किसी बस से लाओगे, किसी अपने वाहन से लाओगे, तो कैसे आएंगे। मान के चलिए कि आपने बस में रख दिए तो ड्राइवर आपसे क्या बोलेगा कि भाई इनका अलग से खर्च लगेगा। तो मान के चलिए कि आपको उनका अलग से 1,000 रुपये पेमेंट और करना पड़ गया, कहाँ तक लाने के लिए, अपनी दुकान तक लाने के लिए। तो अब वो बस स्टैंड जो बस वाला होगा वो भी आपको दुकान तक नहीं पहुंचाएगा। वो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल उसने आपको बस स्टैंड पर उतार दिया, तो वो 3 फ्रिज अभी बस स्टैंड पर रखे हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको उसको दुकान तक ले जाने के लिए कोई रिक्शा करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ व्हीकल करना पड़ेगा। तो भाई 1,000 रुपये तो आपने बस वाले को दे दिए। अब 500 रुपये की रिक्शा करके तब आप फाइनली कहाँ पहुँचे, अपनी दुकान पर पहुँचे उन फ्रिज को बेचने के लिए। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आप उन फ्रिज को भी 50,000 रुपये में लाए थे, आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं इन फ्रिज को 51,000 रुपये में बेच दूं, तो क्या आपको प्रॉफिट होगा। 50 का तो खरीदा, लेकिन जो आपका बीच का खर्च हो गया, जो आपने 1,500 रुपये कहाँ कहाँ दिए हैं, 1,000 रुपये बस वाले को दिए हैं और 500 रुपये किसी रिक्शा वाले को दिए हैं जो आपकी दुकान तक उन फ्रिज को छोड़ कर गया है। तो ये जो 1,500 रुपये हैं ये भी तो आपको कहीं ना कहीं जोड़ने पड़ेंगे, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। तो ये जो आपका खर्च हो जाता है, कहाँ से, जहाँ से आपने सामान परचेस किया और अपनी दुकान तक रखने में, ये जो आपका बीच का खर्च कहीं ना कहीं हो जाता है, उसको भी आपको अपने कॉस्ट प्राइस में जोड़ना पड़ता है, अपने क्रय मूल्य में जोड़ना पड़ता है। तब आप जाके कैलकुलेशन करते हैं कि भाई ये मुझे कितने का पड़ गया, यानी कितने का पड़ा, 50,000 आपने वहाँ पेमेंट किया, 1,500 रुपये आपके और खर्च हो गए। तो ये जो और खर्चा हुआ है, यही आपका क्या होता है, यही आपका एक्सपेंडिचर होता है। तो फाइनली आपको 51,500 रुपये के वो फ्रिज पड़े। तो अब अगर आपको इस पर प्रॉफिट कमाना है तो आपको इसे 51,500 से ऊपर के रेट में बेचना पड़ेगा। तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके अतिरिक्त खर्च होते हैं, जो कहाँ जुड़ते हैं, जो आपके कॉस्ट प्राइस में जुड़ते हैं। आई होप कि आपको पांचों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए हैं। वापस एक बार शॉर्ट फॉर्म में रिपीट करा देता हूँ। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस जिसपे वस्तु को खरीदा, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस जिसपे वस्तु को बेचा, प्रॉफिट यानी लाभ कब होगा, जब आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। हानि यानी लॉस कब होगा, जब आपका सेलिंग प्राइस कम होगा, किससे, कॉस्ट प्राइस से। और एक्सपेंडिचर मैंने क्या बताया कि जो हमारे वस्तु को खरीदने से और बेचने के बीच में जो एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है वो हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, और वो कहाँ जुड़ते हैं, वो हमारे कॉस्ट प्राइस में जुड़ते हैं। तो आई होप कि ये पांचों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि आप लाभ और हानि यानी प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन किस पर करेंगे। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि भाई वापस इसी मार्कर का एग्जांपल ले लेते हैं, और मेरा एक दोस्त है, मैं उसके पास जाता हूं और उसको केवल इतनी बात बताता हूं कि भाई ये मार्कर मैंने अपने एक दोस्त को 30 रुपये में बेचा है। केवल मैंने उसको इतनी बात बताई कि भाई ये जो एक मार्कर है ये मैंने अपने दोस्त को 30 रुपये में बेचा है। तो अब तो मुझे ये बताया कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, मैंने केवल उसको क्या बताया, मैंने केवल उसको ये बताया कि जो मार्कर है ये मैंने अपने एक दोस्त को 30 रुपये में बेचा है। तो मुझे तो ये बताया कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो क्या वो बता सकता है, क्या आप बता सकते हो भाई, जब केवल आपके पास एक ही वैल्यू है, और वैल्यू कौन सी है, विक्रय मूल्य वाली, केवल बेचने वाली। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि भाई मुझे ये तो बताओ कि मार्कर आपने खरीदा कितने रुपए का है। जब तक आपको उसका कॉस्ट प्राइस नहीं पता होगा तब तक आप ये कभी भी जज नहीं कर पाएंगे, इस बात का डिसीजन नहीं निकाल पाएंगे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। हो सकता है कि आपने 50 रुपये का खरीदा हो सकता है कि आपने 20 रुपये का खरीदा हो। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जो हमारा लाभ या हानि होता है वो किस पर कैलकुलेट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वो कैलकुलेट होता है हमारा कॉस्ट प्राइस पर। तो कभी भी आप जब क्वेश्चन को करेंगे और वहाँ पर आपसे लाभ या हानि पूछी जाएगी तो आप इस बात का ध्यान रखें कि क्या आपके पास कॉस्ट प्राइस है या नहीं, और अगर नहीं है तो उसकी वैल्यू आपको पहले निकालनी पड़ेगी, तभी आप क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई है। तो
अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और जैसा मैंने बताया बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट हमारे वही पहले वाले रहेंगे। तो अब हम एक एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मोबाइल का क्रय मूल्य 12,000 रुपये है। इस मोबाइल को 25% हानि पर बेच दिया गया, तो मोबाइल का विक्रय मूल्य कितना है। तो देखो, जब भी आप क्वेश्चन करते हैं, चाहे आपने परसेंटेज के क्वेश्चन किए हैं या आप इस चैप्टर में क्वेश्चन करेंगे, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या वैल्यू दी गई है और क्या मुझसे पूछा गया है। तो आप सिंपल बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर एक तो आपको क्रय मूल्य दिया गया है, एक आपको हानि दी गई है, और ये हानि कब हुई, जब मोबाइल को बेच दिया गया। तो आपसे वही पूछा गया कि मोबाइल का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, यानी मोबाइल को कितने रुपए में बेचा, वो आपको बताना है। तो देखिए, जब भी आप प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन करेंगे, तो आपको इस बात का लास्ट तक याद रखना है कि जो आपका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य होता है, वो आपके पूरे इस चैप्टर के अंदर क्या होता है, वो आपका वास्तविक मान होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे लास्ट तक। ठीक है, वो क्या होता है, वो आपका वास्तविक मान होता है। इस पूरे चैप्टर के अंदर ये रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर क्रय मूल्य ही नहीं होगा तो ना तो आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो, ना ही आप लॉस कैलकुलेट कर सकते। तो ये आपका क्या है, ये आपका पूरे प्रॉफिट लॉस चैप्टर के अंदर वास्तविक मान होता है। ठीक है, तो अगर ये आपका वास्तविक मान है, तो आपको ये भी पता है कि भाई परसेंटेज के अंदर वास्तविक मान कितना होता है। ये हम पढ़ के आ रहे हैं कि परसेंटेज के अंदर वास्तविक मान कितना होता है, 100 होता है। भाई मैंने अब तक आपको दो ही कॉन्सेप्ट बताए हैं, एक मैंने आपको 100 वाला कॉन्सेप्ट बताया है और एक मैंने आपको फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट बताया है। तो ये चारों के चारों क्वेश्चन मैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। आपको ये भी जानकारी अच्छे से है कि मुझे कहाँ 100 का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है और कहाँ मुझे फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो चलिए जरा आगे चलते हैं। तो आप अगर ये बात कह रहे हैं कि क्रय मूल्य वास्तविक मान है और परसेंटेज के अंदर वास्तविक मान कितना होता है, 100, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई जो परसेंट का वास्तविक मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो मोबाइल के क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि 100 का मान कितना हो गया, तो 100 का मान कितना हो गया, 12,000। क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज का वास्तविक मान है और ये कॉस्ट प्राइस, यानी हमारे इस चैप्टर में कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा, हमेशा वास्तविक मान रहेगा। यहीं से परिवर्तन शुरू होगा, आप ऐसे याद रखिए। ठीक है, तो 100 का मान कितना हो गया, तो 100 का मान हो गया 12,000। अब आपसे कहा गया मोबाइल को 25% हानि पर बेचा गया। तो भाई ये जो हमारा परसेंट 100 है, अगर इसमें 25% की हानि हो गई तो इसका मतलब कितने की हानि हुई, 25 की हानि हुई। तो अगर आप 100 में से 25 को कम करेंगे, कम क्यों करेंगे, क्योंकि लॉस हो रहा है, तो अगर आप 25 को कम करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास 75 यानी 75 बचेगा। और आगे क्या लिखा है, हानि पर बेच दिया गया। तो इसका मतलब ये जो आपका 75 आया, ये क्या आया, ये आपका सेलिंग प्राइस आया। किसमें, परसेंटेज में। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज के अंदर आपका ये जो कॉस्ट प्राइस है कितना है, 100 है। तो परसेंटेज के अंदर आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कभी घटेगा और वो कभी बढ़ेगा। कब घटेगा, जब हानि हो जाएगी तो वो 100 से कम हो जाएगा, और जब लाभ होगा तो वो 100 से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें यही कैलकुलेट करना है कि विक्रय मूल्य कितना है। तो आप सिंपल बोल रहे होंगे भाई 100 का मान 12,000 हो गया और मुझे 75 यानी 75 का मान कैलकुलेट करना है। तो सेलिंग प्राइस है, आप इसको एस मान लीजिए। कैलकुलेशन वही आपको पहले वाली करनी है। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी। इस एस की वैल्यू आपको निकालनी है, यहाँ पर 1 बचा तो ये क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। यहाँ से कितना बचा है, 75, यहाँ से कितना बचा, 120 बचा। तो इनकी आपको केवल मल्टीप्लाई करनी है। तो 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जीरो को फिलहाल छोड़ दीजिए। 12 पंजे 60, आपके 6 बचेंगे। 12 सत्ते 84, 84 और 6 कितने होते हैं, 90। और जो जीरो आपकी बची थी वो आप वापस लगा दीजिए। तो ये जो आपके 9,000 रुपये आए, ये आपका क्या आया, ये आपका विक्रय मूल्य आ गया। आसान है, ऐसे ही क्वेश्चन आप परसेंटेज के अंदर भी करके आए हैं। चलिए अब मैं आपको इसको फ्रैक्शन से बताता हूँ, एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन वाले मेथड से समझते हैं कि फ्रैक्शन वाला मेथड क्या होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन से कैसे करते हैं, जब भी हम क्वेश्चन को फ्रैक्शन वाले मेथड से करते हैं तो सबसे पहले हम परसेंटेज को लेते हैं। तो परसेंटेज इस क्वेश्चन के अंदर कितनी है, 25%। और आप लिख सकते हैं कि आपको क्या हो रही है, ये आपको क्वेश्चन के अंदर हानि हो रही है।
तो अगर आप 25% की फ्रैक्शन ब्रेक करेंगे तो ये आती है 1/4 में। देखिए आप परसेंटेज का चैप्टर जरूर देखें, वहाँ से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेगा। ये सब मैं आपको उस चैप्टर के अंदर बताकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो 25% की फ्रैक्शन क्या हो गई, 1/4 हो गई। मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि जो आपका ये डिनोमिनेटर होता है उसको आप क्या मानते हैं, उसको आप वास्तविक यानी रियल वैल्यू मानते हैं, ठीक है। और अभी मैंने आपको ये भी बताया कि रियल वैल्यू हमारे लिए इस चैप्टर में क्या है, तो रियल वैल्यू इस चैप्टर में हमारे लिए क्या है, क्रय मूल्य है, ठीक है। यानी हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारे अकॉर्डिंग ये क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 4। क्वेश्चन में कितना दिया है, तो क्वेश्चन में दिया है 12,000, यानी आप बोल सकते हैं कि 4 का मान कितना हो गया, तो 4 का मान 12,000 हो गया। आगे बढ़ते हैं। 25% की हानि हुई। देखिए लाभ या हानि कहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो याद आ रहा है, क्रय मूल्य पर। तो अगर क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितनी हानि हुई है, 25%। तो आप बोलेंगे कि 4 का 25% कितना होता है, तो 1 होता है। तो यानी आपको कितने का लॉस हुआ, आपको कितने की हानि हुई, 1 की हानि हो गई। तो अगर 1 की हानि हो गई होगी तो आपके पास कितना बचा होगा, 3। और ये 3 आपका क्या होगा, अभी मैं आपको बता के आया कि ये 3 आपका क्या होगा, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य होगा। देखिए थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए अगर आप ये कहते हैं कि जो आपका कॉस्ट प्राइस है, मान के चलिए मैंने इसको 100 कहा, तो आपके सेलिंग प्राइस के 2 केस बनते हैं। कौन से केस बनते हैं, 2। तो सेलिंग प्राइस यानी किसी वस्तु को बेचने पर या तो लाभ हो सकता है और या क्या हो सकता है, या हानि हो सकती है। तो अगर लाभ होता है तो हमारा सेलिंग प्राइस 100 में बढ़ जाता है, ठीक है। ये हमारा सेलिंग प्राइस क्या होता है, 100 में बढ़ जाता है। लेकिन अगर हमें हानि होती है तो यही सेलिंग प्राइस हमारा 100 से घट जाता है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जब हम परसेंटेज वाले से कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर ये हमारा कॉस्ट प्राइस है जिसको हमने कितना माना है, 4। तो क्योंकि अगर हमें हानि हुई तो क्या होगा, ये 4 से घटेगा, बढ़ेगा नहीं। और कितना घटा, क्योंकि 25% की हानि हुई तो ये कितना घट गया, 1 घट गया। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। आई होप कि आपको बात समझ में आई हो कि सेलिंग प्राइस कब घटेगा और कब बढ़ेगा। तो आपको 3 की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ पर फिर से एस मान लीजिए। कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कितना आसान है, 4 से आपने काटा, 3 बार कट गया, तो यहाँ से केवल एस बचेगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। यहाँ से कितना बचा, 3, और यहाँ से कितना बचा, तो यहाँ से 3,000 बचा। तो वापस आपका आंसर कितना आ गया, तो वापस आपका आंसर 9,000 रुपये आ गया, ठीक है। आसान है, दोनों ही आपके कॉन्सेप्ट आसान है। जो आपको सही लगता है उससे क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, एक घड़ी को 75% लाभ पर बेचा गया। यदि घड़ी का विक्रय मूल्य, आप ध्यान दीजिएगा कि आपको क्वेश्चन के अंदर वैल्यू क्या दी गई है। यदि घड़ी का विक्रय मूल्य 5,250 रुपये हो तो घड़ी का क्रय मूल्य, यानी इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आपसे क्रय मूल्य पूछा गया है। और अभी मैं आपको समझा के आया कि क्रय मूल्य हमारा क्या है, वास्तविक मान है। तो अगर वास्तविक मान है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है। लाभ पर बेचा गया है कितने पर, 75%। तो यानी आप ये भी बता सकते हैं कि जो आपका विक्रय मूल्य है वो कितना हो गया होगा। तो विक्रय मूल्य अगर मैं आपसे 100 वाले टर्म से बात करूं, क्योंकि मैंने क्रय मूल्य कितना माना है, 100 माना है, आप इसको परसेंटेज भी कह सकते हैं। तो अगर विक्रय मूल्य की आपसे परसेंटेज पूछता हूं तो आप कितनी बताएंगे। देखिए पिछले क्वेश्चन में हानि थी, आपने 100 में से माइनस किया था। इस क्वेश्चन में लाभ हुआ है कितने का, 75% का। तो 100 का 75% 75 ही होगा। और इसको आप क्या कर देते हैं, इसको आप इस 100 में प्लस कर देते हैं। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास विक्रय मूल्य बन गया। अब आप ये देखिए कि आपको क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू दी है और कौन सी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको दिया गया है विक्रय मूल्य का मान, यानी आप कह सकते हैं कि आपको 175 की वैल्यू दी गई है। भाई यही तो परसेंटेज के अंदर विक्रय मूल्य है। और परसेंटेज का विक्रय मूल्य का क्वेश्चन में मान कितना है, तो क्वेश्चन में मान है 5250 रुपये, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। पूछा क्या गया है, घड़ी का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को हमने क्या माना है, 100। तो आपसे पूछा गया है 100 का मान कितना होगा। तो क्रय मूल्य को आप कॉस्ट प्राइस बोलते हैं तो आप उसको सी मान लीजिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये जो वैल्यू है ये इससे 3 बार कटती है। या तो आप पहले 25 से कैलकुलेट कर लीजिए, आप 25 से इसको काटेंगे और 25 से इसको काटेंगे। चलिए 25 से काट लेते हैं, तो ये 7 बार कटेगा, 25 सत्ते होते हैं 175, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, 25 दूनी 50, 2 बच जाएंगे, 25 ही कम 25, फिर 0 बच जाएगी तो 0 एज इट इज लगा देंगे। फिर आप इसको 7 से कैलकुलेट कीजिए, तो 7 या 21 और कितना बच जाएगा, 0। तो फाइनली यहाँ से कितना बचा, फाइनली यहाँ से 30 बचा, ठीक है।
तो यहाँ से कितना बचा 30 और यहाँ पर क्या बच चुका है 1, तो सी की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे सी आ जाएगा। यहाँ से कितना बचा हुआ है 100 और यहाँ से कितना बचा है 30। भैया डायरेक्ट अगर काटते तो ये डायरेक्ट इससे 30 बार ही कटता, तो 30 तो यहाँ से बचा और 100 यहाँ से बचा, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 3000 रुपये। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास दोनों प्राइस आ गए। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है 3000 और क्योंकि 75% लाभ पर बेचा है तो विक्रय मूल्य आपको पहले से ही दिया गया था। अब अगर इसी क्वेश्चन को हमें फ्रैक्शन से करना हो तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका काम होगा कि आप इस परसेंटेज को उठाएंगे और इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो भाई अगर आप 75% की फ्रैक्शन ब्रेक करते हैं तो ये होती है 3/4। ये सब आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो 75/100 करेंगे, 25 से काट दीजिए, 25 के 75 और 25 का 100। और अभी मैं आपको बता क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है क्योंकि ये आपकी वास्तविक वैल्यू है। ठीक है, और आपका सेलिंग प्राइस कहाँ से कैलकुलेट होगा, तो भाई 4 का 75% यानी उसको 3 का लाभ हुआ, तो 4 का खरीदा 3 का लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य में आप लाभ को जोड़ दीजिए, तो 4 और 3 7, तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना बन गया 7 बन गया। और क्वेश्चन के अंदर आपको इसी 7 की वैल्यू दी गई है। भाई सेलिंग प्राइस की तो वैल्यू दी गई है और वो कितनी दी गई है 5250, यानी 7 का मान कितना हो गया 5250 हो गया। आपको किसका मान कैलकुलेट करना है, आपको क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य यानी आपको 4 की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लीजिए 4 की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, फिर से भैया आप 7 से कैलकुलेट करेंगे तो 7 से घटेगा 7 7 49, 3 बचेंगे, 7 पंजे 35 और एक 0 बच जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 गुना 750। तो अगर आप क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालेंगे और 4 की मल्टीप्लाई अगर आप 750 में करेंगे तो 4 0 0, 4 पंजे 20, 2 बचेंगे, 4 7 28 और 2 30। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही केस में आपका आंसर कितना आ रहा है 3000 रुपये आ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। एक कार को 1,60,000 रुपए में बेचने पर, देखिए इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। तो बेचना मतलब क्या है कि ये 1,60,000 रुपए आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है। एक एक बात को आपको याद रखना है। तो एक कार को 1,60,000 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। ठीक है, यदि इस पर 30% का लाभ कमाना हो तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन पहले दो क्वेश्चन से अलग है। ये दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए एक जैसे बनाए थे और ये दो क्वेश्चन मैंने एक जैसे बनाए हैं। तो दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक कार को 1,60,000 रुपए बेचने पर 20% की हानि होती है। यदि इस पर 30% का लाभ कमाना हो तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं 100% वाले कॉन्सेप्ट से। भाई आपको सिंपल अब ये बात समझ आ चुकी है कि जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो परसेंटेज में मेरे लिए कितना है, वो परसेंटेज में मेरे लिए 100 है। और मैं यहीं से अपने क्या कैलकुलेट करता हूँ, मैं यहीं से अपने सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करता हूँ। तो जो पहले वाला केस है यहाँ आपको सेलिंग प्राइस वास्तव में कितना दिया गया है 1,60,000, लेकिन अगर आप उसकी प्रतिशत में वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जो पहले वाला केस है उसमें 20% की हानि हो रही है। तो अगर 20% की हानि हो रही होगी इसका मतलब पहले वाले केस में जो आपका सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा 80 होगा, क्योंकि भाई यहाँ 20 को माइनस कर देंगे और इसी 80 का मान आपको क्वेश्चन के अंदर कितना दिया गया है 1,60,000 दिया गया है। आई होप कितनी बात आपको समझ में आई है कि हमने यहाँ सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट किया। देखिए सेलिंग प्राइस बहुत सारे हो सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, कभी हानि पर बेच लीजिए, कभी लाभ पर बेच लीजिए, फिर से लाभ पर बेच लीजिए। तो सेलिंग प्राइस आपके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपका कॉस्ट प्राइस हमेशा एक ही रहेगा। भाई अगर मैं इस मार्कर को बाजार से ले आया तो एक बार 10 रुपये का ले आया तो ये जो कॉस्ट प्राइस है ये थोड़ी बदलेगा। अब इसके बाद मैं कभी इसको लाभ पर बेच रहा हूँ, मैं कभी इसको हानि पर बेच रहा हूँ, तो मेरे सेलिंग प्राइस बार बार बदल रहे हैं, लेकिन कॉस्ट प्राइस जो होता है वो हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, ये हमेशा आपका फिक्स रहेगा, इसीलिए इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है 100 रहती है परसेंटेज के अंदर। लेकिन जैसा मैंने बताया सेलिंग प्राइस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार बदलता रहता है। तो फिलहाल इस केस में क्या है कि आपका 80 का मान कितना हो गया 1,60,000 हो गया। अब क्वेश्चन के अंदर आगे क्या कहा गया कि अब वो इसको 30% लाभ पर बेचना चाहता है, यानी 30% लाभ कमाना चाहता है। तो अगर उसको 30% लाभ कमाना है तो भैया आप ये बताइए कि उसको नया सेलिंग प्राइस अपना कितना करना पड़ेगा। भाई विक्रय मूल्य फिर से बदल गया क्योंकि 30% लाभ कमाना है,
लेकिन लाभ या हानि जो भी कमाएगा तो यहीं से अपने कॉस्ट प्राइस पर तो कैलकुलेट करेगा। तो वापस आपको क्या करना है, इसी 100 में इस बार आप क्या कर दीजिए, 30 को प्लस कर दीजिए। तो जो आपका दूसरे वाला सेलिंग प्राइस बना, आप लिख सकते हैं कि ये आपका पहले वाला सेलिंग प्राइस है और ये आपका दूसरे वाला सेलिंग प्राइस है। वापस ये बदल गया, तो अब ये कितना हो चुका, 30% लाभ। तो 100 का 30% निकाला, 30 आया, 100 में प्लस कर दिया, तो टोटल कितना हो गया, 130। तो आपसे ये पूछा गया है कि आप मुझे 130 का मान बता दीजिए। तो देखिए, आपसे पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं भी क्रय मूल्य नहीं पूछा गया, तो पेपर के अंदर आपको क्रय मूल्य निकालने की जरूरत नहीं है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप केवल सेलिंग प्राइस से ही सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई अगर कॉस्ट प्राइस पूछता तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप कहते हैं कि मुझे 80 का मान कितना दिया गया है, 1,60,000। ठीक है, मैं किसका मान निकाल दूं, मैं यहाँ से 100 का मान निकाल देता हूँ। तो आपने 100 का मान निकाला, आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गया। लेकिन कॉस्ट प्राइस तो आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा ही नहीं गया, आपसे पूछा गया है कार का विक्रय मूल्य, कौन सा, नए वाला, क्योंकि अब वो क्या चाहता है, वो 30% का लाभ चाहता है। तो आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, आप यहीं से डायरेक्ट 130 का मान निकाल सकते हैं। देखिए, दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के, लेकिन पेपर में आपका टाइम लगेगा। भैया पहले 80 का मान आपको दिया, आप 100 का मान निकालेंगे, फिर आप 100 का मान निकालेंगे, उसके सामने आप जो भी वैल्यू यहाँ से 100 की आएगी वो रखेंगे, फिर आप फाइनली 130 का मान निकालेंगे। तो क्या जरूरत है टाइम खराब करने की, पेपर के अंदर हमें क्या करना है, हमें तो आंसर चाहिए। तो 80 का मान 1,60,000, तो 130 का मान कितना होगा, तो जो आपका सेकंड वाला सेलिंग प्राइस है उसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 80 से ये कट रहा है 2 बार, ठीक है, 80 दूनी होते हैं 160, तो यहाँ पर 1 बचा, तो s की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से s ही आएगा, यहाँ पर कितना बचा है 130, ठीक है, और मल्टीप्लाई कितने की हो जाएगी, 2 यहाँ पर है और 3 जीरो ये बची हुई है, तो कितना हो जाएगा 2000। तो फाइनली जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 13 दूनी 26, केवल डिजिट की मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये वाली 13 की मल्टीप्लाई 2 में करी 26 हो गया। कितनी जीरो बची हुई है, 1 2 3 4, तो आप 4 जीरो को यहाँ पर लगा दीजिए। तो जो आपका नया रेट आएगा, जितने में आपको कार को वापस दोबारा बेचना है 30% लाभ पर, तो वो कितना है, वो है 2,60,000 रुपये। अब मान के चलिए कि आपसे क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट प्राइस भी पूछ लेता, तो आप कहीं से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि 80 का मान 1,60,000 है, ठीक है, तो आपको कितने का मान निकालना है, कॉस्ट प्राइस यानी 100 का मान निकालना है। तो देख लीजिए, 80 से आपने काटा, 2 बार कट गया, 3 जीरो ये बच गई, 2 जीरो ये बच गई, कितना आ गया 2 लाख। ठीक है भाई, कितना आ गया 2 लाख, 3 जीरो ये बची है, 2 जीरो ये बची है, तो कॉस्ट प्राइस कितना आया 2 लाख आया। आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपने किसका मान निकाला है, ये आपने 130 का मान निकाला है, यही तो आपका दूसरा सेलिंग प्राइस आया। इसके अकॉर्डिंग आपका जो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 2,60,000 है। ठीक है, आप यहाँ से 100 का मान निकाल लीजिए, अब भी वो 2 लाख ही आएगा। कैलकुलेट कर सकते हैं, 130 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, आगे कितनी जीरो बच गई, 3, 2 जीरो यहाँ से बची हुई है। तो यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो नहीं बदलेगा, वो हमेशा कैसा रहता है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया है कि अगर हमसे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा गया तो हम डायरेक्ट ही ऐसे क्वेश्चन के अंदर विक्रय मूल्य को कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन फ्रैक्शन वाले मेथड से करके दिखा रहा हूँ। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो आपका अगला क्वेश्चन है उसके अंदर आप परसेंटेज को देख सकते हैं, 33 से ही 1/3 और 16 से ही 2/3। तो जब मैंने आपको परसेंटेज का चैप्टर कराया है, मैंने आपको ये बात बताई है कि ये आपको 100% वाले पर, जो आपका 100 वाला कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन वाला मेथड पता है तो आपका टाइम भी बचेगा और आपका क्वेश्चन का आंसर भी वही आएगा। तो चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए। पहले थर्ड वाले क्वेश्चन को फ्रैक्शन से समझ लेते हैं। देखिए, वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं और अब हम इसे फ्रैक्शन वाले मेथड से करेंगे। एक कार को 1,60,000 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो जब हमें फ्रैक्शन वाला मेथड इस्तेमाल करना है तो हमें इसी परसेंटेज पर काम करना है। ठीक है, तो 20% की क्या हुई है, हानि। तो आप 20% की फ्रैक्शन ब्रेक करेंगे, कितना हो जाएगा 1/5, यानी जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो आपका कितना आया, वो आपका 5 आया, और 5 का 20% यानी आपको कितने की हानि हुई, आपको 1 की हानि हुई। तो अगर 1 की हानि हुई होगी तो आपका जो सेलिंग प्राइस बना होगा वो कितना बना होगा भाई, 5 में से 1 को माइनस कर दीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है,
अब आगे वो क्या चाहता है, यदि इस पर 30% का लाभ कमाना हो तो कार का नया विक्रय मूल्य आपको बताना है क्या होगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप 30% की फ्रैक्शन ब्रेक कर दीजिए। तो आप 30% की फ्रैक्शन ब्रेक करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, ये आएगी 3/10। तो इस केस में जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो कितना हुआ, 10 हुआ। अभी आप समझते चलिए, आप सोच रहे होंगे कि कॉस्ट प्राइस अलग अलग हो गया, तो यही हमें समझना है। देखिए पहले वाले केस में कॉस्ट प्राइस कितना बना, 5, लेकिन जब आप ये वाला सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना बना, 10, जबकि कॉस्ट प्राइस तो अलग अलग हो नहीं सकते। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी समझेंगे इस बात को। फिलहाल हमें क्या करना है, इस केस में हमारा सेलिंग प्राइस कितना बन गया, तो 10 का 30%, इस बार लाभ हो रहा है तो यानी 3 का लाभ होगा, तो नया सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो नया सेलिंग प्राइस हो जाएगा 10 और 3 13। लेकिन समस्या कहां पर जनरेट हो गई, समस्या ये जनरेट हो गई कि ये जो कॉस्ट प्राइस हैं ये आपके अलग अलग हो गए, जबकि हम क्या अभी बात करके आए हैं, हम ये बात करके आए हैं कि कॉस्ट प्राइस हमेशा कैसा होता है, एक जैसा होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल इस कॉस्ट प्राइस को बराबर करना है। कैसे बराबर करेंगे, भाई यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी आप कॉस्ट प्राइस को 10 कर लीजिए। कैसे करेंगे, तो इसमें सबसे अच्छा मेथड होता है कि आपको गुना वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है, ठीक है। आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और जब भी आपको कॉस्ट प्राइस की वैल्यू बराबर करनी हो तो आप ये देख लीजिए कि आप किस डिजिट की मल्टीप्लाई करके दोनों कॉस्ट प्राइस को बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, अगर मैं इस ऊपर वाली वैल्यू में, देखिए मल्टीप्लाई जब होगी तो इस पूरे पार्ट के अंदर होगी, बस ये आप याद रखना, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या करना है, अगर आप यहाँ से यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस में भी होगी, इस बात का आप याद रखिएगा कि पूरी की पूरी इक्वेशन में जो ये समीकरण बनी है, जब आप कॉस्ट प्राइस को बराबर करेंगे तो आप गुना पूरी समीकरण में करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस में मल्टीप्लाई की तो ये 10 बन गया, तो आपको सेलिंग प्राइस में भी मल्टीप्लाई करनी है तो ये कितना बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा। भाई 2 चौक कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। नीचे वाली वैल्यू आप रखिए, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पहले से कितना है, 10 है, और सेलिंग प्राइस कितना है, 13 है, ठीक है। तो ये आपके कॉस्ट प्राइस और ये आपके सेलिंग प्राइस। अब आप देख सकते हैं कि आपके कॉस्ट प्राइस कैसे हुए हैं, बराबर हो गए हैं, ठीक है। और ये आपका पहला सेलिंग प्राइस है और ये आपका दूसरा सेलिंग प्राइस है। जरा चलते हैं क्वेश्चन पर। तो आपको क्या दिया गया था, आपको पहला सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, 1,60,000 रुपए, यानी आपको किसकी वैल्यू दी गई है, आपको 8 की वैल्यू दी गई है, कितनी, 1,60,000 रुपए, ठीक है। पूछा क्या गया है, कार का विक्रय मूल्य, तो आपका दूसरा विक्रय मूल्य कितना है, 13 यानी 13, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए फिर से वही कैलकुलेशन आएगी, 8 से आपने काटा, 2 बार कटा, यहाँ से कितने जीरो बच गई हैं, 4, ठीक है। यहाँ से कितना बचा, 13, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 13 यहाँ से बचा हुआ है, 2 के बाद 4 जीरो यहाँ से बची हुई है, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 13 दूनी 26, आपका वही आंसर आ जाएगा 2,60,000 रुपये, जो आप अभी 100 वाले कॉन्सेप्ट पे करके आ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आपको वही काम करना है, अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो भाई आपको किसका मान निकालना पड़ेगा, आपको 10 का मान निकालना पड़ेगा। तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, वो आपका कितना आएगा, 2 लाख रुपए आएगा। तो आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया हो। बशर्ते आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू को हमें बराबर करना होता है, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को हम डायरेक्ट फ्रैक्शन वाले मेथड से करेंगे। कारण ये है कि यहाँ पर हमारी जो परसेंटेज है वो कैसी है, वो हमारी राउंड फिगर में नहीं है, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कार को बेचा गया कितने में, 1,80,000 रुपए में। हानि कितने की हुई, हानि हुई 33 सही 1/3% की। अब वो क्या चाहता है, वो लाभ चाहता है कितना, 16 सही 2/3% का। तो आपसे पूछा गया है नया विक्रय मूल्य क्या होगा। तो मैंने अभी क्या कहा कि हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को किससे करेंगे, फ्रैक्शन से करेंगे। देखिए भाई फ्रैक्शन वाले की भी प्रैक्टिस कर लीजिए, पता नहीं एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि ये वाला इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो 100 वाला कॉन्सेप्ट आपको हार्ड लगता है, वहां पर कैलकुलेशन टफ हो जाती है। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन आती है तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो 33 सही 1/3% की अगर मैं फ्रैक्शन ब्रेक करता हूँ तो कितनी होती है, वो होती है 1/3। और क्योंकि हानि हो रही है तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि कॉस्ट प्राइस अगर 3 था तो जो पहले वाला सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, तो 3 का 33 सही 1/3 यानी 1 की हानि हुई तो कितना हो गया, वो 2 हो गया।
अगले केस में आप किसकी फ्रैक्शन ब्रेक करने वाले हैं, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन ब्रेक कीजिए। ठीक है, तो ये कितनी होती है, तो ये होती है 1/6। ये आपको डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी, 1/6 होती है, लेकिन वो इस पर क्या चाहता है, वो यहाँ पर लाभ चाहता है। तो जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो गया, 6 हो गया। और जो आपका सेलिंग प्राइस है दूसरे वाला वो कितना बन जाएगा, तो 6 का 16 सही 2/3 यानी 1 का उसको लाभ चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। अब वापस आपको इस बात का ध्यान रखना है, देखिए यहाँ गलती मत कर दीजिएगा, आपका सबसे पहला ध्यान यही जाना चाहिए कि क्या मेरे कॉस्ट प्राइस बराबर हैं, तो ये अभी बराबर नहीं है। कैसे बराबर हो सकते हैं, सिंपल है भाई, यहाँ पर 6 है, तो अगर मैं 3 में 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, उसके लिए आपको इस पूरी समीकरण के अंदर जो ऊपर वाली पूरी समीकरण है, यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कॉस्ट प्राइस कितना बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, लेकिन मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस में भी होगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। नीचे वैल्यू सेम रहेगी, ये कितना रहेगा 6 और ये कितना है 7। तो ये आपके कॉस्ट प्राइस और ये आपके सेलिंग प्राइस, ये पहले वाला और ये दूसरे वाला जो आपको निकालना है। ठीक है, आई होप ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब पहले वाला सेलिंग प्राइस आपको कितना दिया है, 1,80,000, यानी 4 का मान आपको कितना दिया गया है, 1,80,000 दिया गया है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको 7 का मान निकाल के लाना है, 7 का मान कितना होगा, तो कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए 4 से आप काटेंगे, 4 चौक 16, 2 बचेंगे, 1 जीरो लेंगे, 4 पंजे 20, आगे ये 3 जीरो बच जाएंगी, 1 2 3। कैलकुलेशन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से कितना बचा हुआ है 7, यहाँ से कितना बचा हुआ है 45,000, 45,000। तो कैलकुलेशन कर लीजिए, 7 पंजे 35, 3 बचेगा, 7 चौक 28 और 3 कितने हो जाएंगे 31, और आगे कितनी जीरो बची हैं 3। तो इसका मतलब उसे क्या करना पड़ेगा, उसे कार को 3,15,000 रुपये का बेचना पड़ेगा। कितना प्रॉफिट कमाने के लिए, 16 सही 2/3% का लाभ कमाने के लिए। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया है। चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए भाई, आज हमारी ये पहली क्लास कंप्लीट हुई। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, आपकी बुक के अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और ये जो मैंने आपको लास्ट के 2 क्वेश्चन कराए हैं ना, तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर भी आपको काफ़ी मिलेंगे। तो बढ़िया से इनकी प्रैक्टिस कीजिए। पहली क्लास थी, जिन लोगों को मैथ की कम जानकारी है या जिनको ये कॉन्सेप्ट नए लग रहे हैं, तो बार बार वीडियो को देखें और इन कॉन्सेप्ट को समझें, क्योंकि आगे आने वाली क्लास में और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, तो वो सब आपको तभी समझ में आएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़िए, मेहनत कीजिए, और जिन लोगों तक हमारा चैनल आप लोगों ने अभी शेयर नहीं किया है, तो वहाँ तक भी हमारे चैनल को पहुँचाइए, उन लोगों से सब्सक्राइब कराइए, ताकि उन लोगों तक भी हमारी क्लासेस पहुँचें और जो उनके मैथ के डाउट हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। बढ़िया से पढ़िए, मेहनत कीजिए। थैंक यू।